Dear students, very good morning. You welcome again in my class. BA पार्ट फर्स्ट की इस क्लास में हम अधिनायक तंत्र या तानाशाही शासन का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें इसका वर्गीकरण, इसके अर्थ परिभाषा और लक्षणों की जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। उसे अब आगे कंटिन्यू करते हुए ऐसे कौन से कारण हैं कि अधिनायकवाद का उदय हुआ, क्योंकि अधिनायकवाद जिस तरह से हमें पढ़कर अध्ययन करके समझ में आता है, स्वाभाविक रूप में तो जनता ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया होगा। कहीं न कहीं ऐसा कोई कारण जरूर रहे हैं और अधिनायक तंत्र ने अपने और किसी स्वरूप में इसे प्राप्त किया और दूसरे स्वरूप में अपने आप को ढाल लिया। ये अवश्य रहा होगा, क्योंकि सामान्य दृष्टिकोण से जनता इसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो अधिनायकवाद के उदय के क्या कारण है, इसे जानकर ये चीज स्पष्ट होगी। अधिनायकवाद के उदय के कारणों में दो प्रकार के कारणों को लिया जाता है। एक तो सामान्य कारण कहे जाते हैं, जिसमें सारे विश्व में अधिनायकवाद के उदय के एक ही प्रकार के कारण समझे जा सकते हैं, और विशिष्ट कारणों में कुछ खास ऐसे कारण हैं जो पर्टिकुलर देशों में उनके वहाँ की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जिसके कारण वहाँ की जनता और वहाँ के शासकों को इस तरह का स्वरूप अपनाना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे वो उस चीज़ के आदी हो जाते हैं, जनता भी उसे स्वीकार करने लग जाती है, तो उसका स्वरूप बाद में बना रहा। तो हम अधिनायकवाद के उदय के पहले सामान्य कारणों पर प्रकाश डालेंगे। सामान्य कारणों में जैसे नंबर 1 लिया जाता है भ्रष्ट शासन। जब किसी भी देश में भ्रष्टाचार आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है, आम व्यक्ति का जीवन बसर इतना दूषित हो जाता है कि भ्रष्टाचार के कारण व्यक्ति को अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूर्ण करने का मौका नहीं मिले, तब जनता जब त्रस्त हो जाती है तो वो चाहती है कि इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लायक कोई ऐसा शासक हो जो एक बार एकाधिकार की प्रवृत्ति के द्वारा सभी चीज़ों पर अपना कंट्रोल करे, ताकि इन भ्रष्टाचार की जो भी प्रवृत्तियां हैं, कुत्सित प्रवृत्तियां हैं, इन पर लगाम लगाई जा सके। तो भ्रष्ट आचरण के द्वारा जनता के द्वारा स्वयं में इस चीज को चाहा जाता है कि कोई ऐसा शासक आए जो सभी चीजों पर अपना नियंत्रण, सर्वाधिकारवाद की प्रवृत्ति अपनाए, ताकि ये जो भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है उसको रोका जा सके, उसे जड़ से खत्म किया जा सके। राजनीतिक अस्थिरता और अर्थव्यवस्था की अवनति। जब किसी भी पार्टी के द्वारा पूर्ण अवधि तक शासन नहीं किया जाए या बार बार सरकारें बदली जाती है, तो उस प्रवृत्ति में वहाँ के लोग परेशान हो जाते हैं। जब बार बार सरकारें बदली जाती है, बार बार चुनाव होते हैं, चुनावों में देश का बहुत सारा धन पानी की तरह बहा दिया जाता है, और जब धन चुनावों में खर्च होगा तो जन कल्याण के कार्य इससे आवश्यक रूप से प्रभावित होंगे। तो अस्थिर सरकारों की प्रवृत्ति के कारण भी कई बार किसी सुदृढ़ व्यक्तित्व के द्वारा, सुदृढ़ नेतृत्व के द्वारा शासन पर कब्जा कर लिया जाता है। लेकिन जब सत्ता सुख बहुत अच्छा लगता है तो उस सामान्य परिस्थिति होने के बाद भी वो शासक अपनी सत्ता को नहीं छोड़ना चाहता, तब फिर वो उस पर अनधिकृत रूप में बने रहना चाहता है। अर्थव्यवस्था की अवनति। जब राष्ट्र आर्थिक रूप में भी लगातार कमजोर होने लग जाता है, विश्व स्तर पर किसी राष्ट्र की मुद्रा बहुत अधिक उसका मूल्य गिर जाता है, तब भी सामान्यतः ये कोशिश की जाती है कि कोई सक्षम नेतृत्व हो जो राष्ट्र को आर्थिक विकास की पटरी पर लेकर आए और उस राष्ट्र के नागरिकों का भी जीवन गरिमापूर्ण भी हो और आर्थिक विकास से भी वो उसका लाभ भी उन्हें मिल सके। तो ऐसे राज व्यवस्था की अस्थिरता और अर्थव्यवस्था की अवनति, यानी कि अर्थव्यवस्था का पतन भी अधिनायकवादी शासकों को कॉल करता है और उसे जनता और सभी समुदाय स्वीकार करने लग जाते हैं। उग्र राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति के लिए भी जब कई बार किसी राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्ता या प्रतिष्ठा बहुत कम होने लगती है, तो उग्र राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति के द्वारा उस राष्ट्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। जैसे जर्मनी में एक मंत्र ही हिटलर ने फूंका था
कि इस सूर्य के प्रकाश के नीचे जर्मनों से बेहतर कोई प्रजाति नहीं बचती। इस आधार पर पूरी जनता ने हिटलर का साथ दिया और उसने शासन सत्ता पर अनधिकृत रूप में बाद में कब्जा जमाए रखा। उसने बाद में जनहितों का कोई ध्यान नहीं रखा, केवल उग्र राष्ट्रवाद का एक अंधा चश्मा जनता पर चढ़ा दिया जाता है। तो इसके आधार पर भी बहुत से देशों में अधिनायकवाद की स्थापना की गई है। नेक्स्ट इसका जो कारण लिया जाता है प्रजातंत्र की विफलता। कई बार जब प्रजातंत्र के हमने कई सारे गुण और अवगुणों का विवेचन किया था, तो प्रजातंत्र में सही समय पर कई बार सही निर्णय नहीं लिए जाते और खासकर संकट काल की स्थिति में प्रजातंत्र में क्विक डिसीजन की जब आवश्यकता होती है तो प्रजातांत्रिक प्रणाली वो लेने में असफल रहती है। और ऐसे में कई बार यदि किसी शत्रु राष्ट्र के द्वारा आक्रमण किया गया हो तो उस राष्ट्र को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब प्रजातंत्र शासन कमजोर साबित होता है या राष्ट्रीय एकता अखंडता को नहीं बनाए रख सकता है, बाहरी शत्रुओं से पड़ोसी राष्ट्रों के आक्रमण से रक्षा नहीं कर सकता है, तो अधिनायकवादी शासन की स्थापना की जाती है। अर्थात सारी शक्तियों का केंद्रीकरण एक व्यक्ति के अंतर्गत निहित कर दिया जाता है। जनता का प्रशासन से असंतुष्ट होना। प्रजातंत्र शासन बहुत प्रणाली है जिसको हम कुशल प्रशासन भी कहते हैं, जिसमें जनता स्वयं ही शासक और स्वयं ही शासित होती है। लेकिन कई बार शासकों की प्रवृत्ति या अन्य किसी कारण से प्रशासकों की प्रवृत्ति से जनता संतुष्ट नहीं हो तो वो अन्य प्रकार के शासन की अपेक्षा करती है। और ऐसे में अधिनायकवादी जो शासक है मौके का फायदा उठाकर अधिनायकवाद की स्थापना कर लेते हैं। और एक बार जब इन्होंने अपना अस्तित्व बना लिया तो फिर इन्हें अपने पद से, अपने सत्ता से हटाना बहुत नामुमकिन हो जाता है। अधिनायकवाद के उदय के जो कारण है उसके विशिष्ट कारणों में लिया जा सकता है, जैसे प्रथम विश्व युद्ध और उसके पश्चात और द्वितीय विश्व युद्ध और उसके पश्चात। दोनों विश्व युद्ध दुनिया के टर्निंग पॉइंट कहे जाते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी कुछ ऐसे कारण रहे जिसके कारण बहुत से देशों में अधिनायकवादी शासन स्थापित हुआ। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ में साम्यवादी अधिनायक तंत्र की स्थापना हुई। ये राष्ट्रीय संकट उत्पन्न होने के कारण सोवियत संघ में जो 1919 में साम्यवादी जो क्रांति हुई थी, साम्यवादी दल वहां पर सत्ता में आया, उससे पूर्व वहां के शासक जिसको कि जार कहा जाता था, जारशाही से जनता वहां पर त्रस्त हो चुकी थी। उसके द्वारा किए गए अत्याचारों से वहां की जनता परेशान हो चुकी थी और आर्थिक रूप में भी वहाँ की जो अवनति थी उसके कारण भी जनता का सामान्य जीवन बसर भी नहीं हो पा रहा था। ऐसे में जनता जारशाही के विरुद्ध भी एक आंदोलन वो करने लगी और इसका फायदा लेनिन और उसके साम्यवादी पार्टी के शासकों ने उठाया। वहाँ पर साम्यवाद की स्थापना हुई। सत्ता की सारी चाबी एक जगह केंद्रित करके ये साम्यवादी शासकों के द्वारा अपने पास ली गई। तो वहाँ उस राष्ट्र की जो अंतर्निहित परिस्थितियां थी जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार की अवस्थाएं थी, उसके कारण वहाँ पर साम्यवादी शासकों के द्वारा अधिनायकवादी शासन की स्थापना की गई। इसी तरह जर्मनी, स्पेन और इटली में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण और जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद की जो समस्याएं थी उनका हल करने के कारण ये अधिनायकवादी शासकों की वहाँ पर स्थापना हुई। जर्मनी में बिस्मार्क और इटली में मुसोलिनी। तो इन शासकों के द्वारा जब देखा, यहाँ की जनता ने जब देखा कि प्रजातांत्रिक शासन इन राष्ट्रों को एकीकृत रख पाने में असफल थे, विश्व स्तर पर प्रतिष्ठा स्थापित करने में असफल थे और बार बार वहाँ आर्थिक अवनति की जो प्रक्रिया चल रही थी उसके कारण बिस्मार्क और मुसोलिनी ने इटली और जर्मनी में अधिनायकवादी शासनों की स्थापना की। तो कई बार कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां होती है, राष्ट्र के सम्मुख जो समस्याएं आती है उन समस्याओं का समाधान तत्कालीन सरकार प्रजातांत्रिक हो या अन्य नहीं कर पाती। तो ऐसे में कुछ सुदृढ़ नेतृत्व के द्वारा अवसर का फायदा उठाकर
अधिनायकवादी शासन की स्थापना कर ली जाती है। वर्साई की संधि और जर्मनी का अपमान। पहले विश्व युद्ध में, दोनों ही विश्व युद्धों में ये कारण मौजूद रहा। पहले विश्व युद्ध के बाद भी जर्मनी पराजित पक्ष की ओर था और जर्मनी का वर्साई की जो संधि हुई उसमें जर्मनी को आत्मसमर्पण करना पड़ा और जर्मनी के साथ इन मित्र राष्ट्रों ने यानी कि विजेता राष्ट्रों ने उसके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया। जर्मनी को बहुत अपमानित होना पड़ा, जर्मनी की अर्थव्यवस्था को शत विशत कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में जर्मनों के दिमाग में ये आ गई कि सुदृढ़ यदि नेतृत्व होगा, यहाँ की जनता अनुशासित होगी तो जर्मनी अपने पुरानी महत्ता को, पुरानी प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त कर पाएगा। और इसी कारण हिटलर का वहाँ पर जन्म हुआ, मतलब तानाशाही के रूप में हिटलर वहाँ पर अस्तित्व में आ पाया। विश्वव्यापी आर्थिक संकट। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1929 में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं एक बार अवनति की ओर अग्रसर होने लगी, यानी कि एक भयंकर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का वो जो दौर आया, उस दौर के कारण अपने अपने राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था का स्तर उठाना, अर्थव्यवस्था को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए इन राष्ट्रों ने केंद्रीकृत सत्ता, केंद्रीकृत शासन की अपेक्षाएं की। इसके कारण बहुत से देशों में अधिनायकवादी शासन स्थापित हुआ। राष्ट्र संघ की निष्क्रियता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दूसरा विश्व युद्ध नहीं हो सके, इसके लिए इन राष्ट्रों ने मिलकर राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशंस नामक एक संगठन का निर्माण किया। लेकिन ये संगठन इतना पावरफुल नहीं था, इसमें कुछ ऐसी अंतर्निहित कमियां रही कि ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर सका और ये जब पंगु हो गया, ये निष्क्रिय हुआ, ये राष्ट्रों की हरकतों को नहीं रोक पाया, तो इन बहुत सारे राष्ट्रों में, जर्मनी, इटली सहित बहुत सारे राष्ट्रों में अधिनायकवादी शासनों की स्थापना हुई। यदि राष्ट्र संघ यदि मजबूत संगठन होता तो हो सकता है बहुत सारे राष्ट्रों में अधिनायकवादी शासन अस्तित्व में ही नहीं आता। इसी तरह फिर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात का यदि हम देखें, अवलोकन करें, तो युद्ध में सोवियत संघ की जो विजय हुई, पहले विश्व युद्ध से पूर्व यदि हम वो साम्यवादी क्रांति रूस की देखते हैं, सोवियत संघ की 1919 में जो 2 चरणों में हुई, मार्च और अक्टूबर में। साम्यवादी क्रांति वहाँ की अंतर्निहित आर्थिक सामाजिक परेशानियों के कारण हुई, लेकिन साम्यवाद के अंतर्गत साम्यवादी शासन के दौर में ही जब सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध में जब विजेता बना, तो वहाँ की जनता को ये लगा कि इस प्रकार का केंद्रीकृत सर्वाधिकारवादी शासक ही सोवियत संघ की प्रतिष्ठा और सम्मान को विश्व स्तर पर बनाए रख सकता है। तो साम्यवाद के रूप में या किसी भी अधिनायकवादी स्वरूप में राष्ट्र कोई उपलब्धि हासिल कर लेता है तो वो और उसकी निरंतरता के लिए एक माध्यम बन जाता है। पूंजीवादी पक्ष का कमजोर होना, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भले ही मित्र राष्ट्रों में पूंजीवादी राष्ट्र अधिक थे, लेकिन मित्र राष्ट्र अर्थात पूंजीवादी राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति बहुत कमजोर हो रही थी। पूंजीवादी राष्ट्रों के चंगुल से धीरे धीरे उपनिवेश भी स्वतंत्र होते जा रहे थे। उपनिवेशवादी देशों में स्वतंत्रता आंदोलन बहुत जोर पकड़ने लगा था। तो इनकी विपन्न स्थिति जैसे जैसे कमजोर ये होते गए, उपनिवेशवादी देशों से इनका नियंत्रण खत्म होता गया, तो इन देशों की स्थिति देखकर दूसरे देशों को ये लगा कि स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन किसी भी राष्ट्र में आवश्यक है और उसके लिए एक व्यक्ति या कुछ लोगों के पास ही सत्ता केंद्रित होनी चाहिए। पूंजीवादी शोषण। पूंजीवाद में जब देखा गया कि पूंजीवादी बहुत अधिक पूंजी को केंद्रित अपने पास रखते हैं और गरीबी और अमीरी के बीच एक ऐसा अंतराल, एक ऐसी खाई बन जाती है कि उस खाई को खत्म नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में सुदृढ़ नेतृत्व के द्वारा जनता को अपने विश्वास में ये ले लिया जाता है कि पूंजीवादी शासक या पूंजीवादी शासन कभी भी आम जनता के हित में नहीं हो सकता। उग्र राष्ट्रवाद की भावना से हम किसी भी काल परिस्थिति में नकार नहीं सकते। उग्र राष्ट्रवाद के नाम पर जनता को शासकों के द्वारा अपने अधीन कर लिया जाता है, उन पर इमोशंस का
इस तरह का एक ज्वार डाला जाता है कि वो इमोशंस के आगे अपने अधिकार और स्वतंत्रताओं को त्याग होते कभी परेशान नहीं होती और वो राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पित करने के लिए तैयार रहती है। तो उग्र राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति पनपा कर भी बहुत सारे शासकों के द्वारा अधिनायकवादी शासन की स्थापना की गई है। तो सामान्य कारण पूरे विश्व स्तर पर देखें तो वो एक जैसे कारण नजर आते हैं और पर्टिकुलर कारणों में कुछ कारण प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसे रहे और खासकर विजेता और विजित राष्ट्रों के बीच जो एक अंतर वहाँ की जनता ने देखा तो यह समझ में आ गया कि शासक का सुदृढ़ होना बहुत आवश्यक है, राष्ट्र की एकता का बने रहना बहुत आवश्यक है और इसके लिए जनता में कठोर अनुशासन भी आवश्यक है और कठोर अनुशासन लादने के लिए एक स्ट्रॉन्ग नेतृत्व का होना आवश्यक है और ये स्ट्रॉन्ग नेतृत्व के डिमांड के कारण ही अधिनायकवादी शासन अस्तित्व में आए, सत्ता में आए। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने जनता का विश्वास जीतकर अपना अस्तित्व निरंतर बनाए रखा और बाद में इनकी हैसियत कैपेसिटी इतनी अधिक हो गई कि जनता का यदि इनमें विश्वास नहीं भी रहे तो इन्हें सत्ता से कोई हटा नहीं सकता। इस कैपेसिटी में ये बाद में आ गए। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट अधिनायकवाद का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।